बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। कुरम एजेंसी में मुसाफिर बसों पर फायरिंग की गई है और 42 हलाकतें हो चुकी हैं। 42 अफराद इसमें तक जाँ बहक हो चुके हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं जिनसे पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की जाती है। और यकीन मानिए, ये ना तो अवाम का अज़्म इससे कमज़ोर पड़ता है, न ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ का अज़्म इससे कमज़ोर पड़ता है। आर्मी चीफ का कहना है कि दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है और सख्त मज़म्मत करते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं आने वाले दिनों के अंदर 2 दिन रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, तो अब ज़रा उस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर बड़ा ही खुशगवार गुजरा है। बड़े खुश थे, उनको ये उम्मीद थी कि इमरान खान बड़ी जल्द बाहर आ जाएंगे और फाइनल कॉल भी दी हुई है 24 तारीख के एहतजाज के हवाले से। अब ये एक मामला अहम है कि उनको उम्मीद किस बात से लगी कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं और मुज़ाकरात आखिर हो किससे रहे हैं, किस बात पर हो रहे हैं। क्योंकि जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, वो दोनों मुतालबे ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत या रियासत उनको कबूल नहीं कर सकती। एक तो वो इलेक्शन नहीं मानते जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, और यानी अगर वो सिलेक्शन को नहीं मानते तो वो चाहते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो घर जाए। और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, वो चाहते हैं इसको भी वापस लिया जाए। तो जब ये दोनों चीज़ों को वो तस्लीम नहीं करते और यही उनके मुताल, और तीसरा इमरान खान की रिहाई, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि मौजूदा सेटअप में उनके लिए किसी भी किस्म की मुज़ाकरात की गुंजाइश पैदा की जा सके। और फिर ये मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद एक अहम हुकूमती वज़ीर हैं जो इसके अंदर अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं या जो राब्तों का बायस बन रहे हैं। फिर हमने सुना अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे गुज़िश्ता रोज़, और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे उनकी जानिब से। तो कहा गया है कि हम भरपूर तरीके से, अगर कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आता है तो उसको रोका जाएगा। अब क्योंकि अलीमा खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था, अलीमा खान साहिबा ने, कि 10 दिन के लिए कहा गया इमरान खान को कि अपने एहतजाज को आगे कर दें तो हम बातचीत कर लेंगे। बातचीत होनी किस चीज़ पे है, ये एक अहम मामला है। फिर बुशरा बीबी साहिबा की एक कल वीडियो बयान उनका सामने आया जिसमें एक तो एहतजाज की हिकमत अमली और इमरान खान का पैगाम उन्होंने पहुँचाया, लेकिन एक दोस्त मुल्क के हवाले से भी उसमें जिक्र किया गया, वो भी डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। फिर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्तों को मुख्तलिफ जगह से ब्लॉक किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हों। तो फिर हुकूमत की जानिब से भी एक हिकमत अमली बनाई गई है इस फाइनल कॉल के पेश नज़र। और मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि इस्लामाबाद में किसी को भी जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर गवर्नर KP की जानिब से भी कहा गया है कि इसका कोई दूसरा हल देखा जाए। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं। और फिर 25 तारीख को पाकिस्तान के अंदर बेलारूस के प्रेसिडेंट अपने वफ्द के हमरा मौजूद होंगे और 25 से 27 नवंबर तक वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस अहम मौके पर जब कोई बैरूनी वफ्द पाकिस्तान होता है किसी और मुल्क का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तभी क्यों एहतजाज करती है, ये भी आज सवाल उठाएंगे और पैनलिस्ट की राय जानेंगे। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, इस सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ से उम्मीद जागी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खुशफहमी कह लो, इसको ये दुरुस्त लफ्ज़ होगा, या ये क्यों उम्मीद जागी कि इमरान खान जो है वो रिहा होने वाले हैं? जिस तरह के उनके बयानात थे, जिस तरह उनके चेहरे पर खुशियाँ थी, ऐसा तासुर मिल रहा था कि इमरान खान जो है वो रिहा होने वाले। देखिए लोग, सबसे पहले तो आपने ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र किया है, सबसे पहले तो इसकी मज़म्मत करते हैं और थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि इस मज़म्मत का मतलब क्या होता है। इधर कोई दिल खराश वाक़या पेश आता है और हुकूमत की तरफ से आता है जी हम इसकी मज़म्मत करते हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और कुछ वज़रा और कुछ और लोग भी जो कहते हैं जी हम मज़म्मत करते हैं। भाई इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मज़म्मत को अल्फाज तक ना रखिए और इस मज़म्मत के मानी समझिए कि इसका मतलब क्या है। ये एक मज़मूम चीज़ होती है और इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आपने ये कह दिया कि ये मज़मूम है, ये मज़म्मत करते हैं, उसके बाद कुछ इक़दामात भी लेने होते हैं ताकि इस तरह का वाक़या जो है वो दोबारा पेश ना आए। तो हम भी, हमारा पैनल भी, हमारा ये जो यानी ज़ेरे बहस के सारे लोग हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दिल दुखता है, तकलीफ़ है,
बहुत शदीद तकलीफ है, क्योंकि एक जान जाती है इसका मतलब होता है एक खानदान खत्म हो गया, और एक खानदान खत्म हो गया तो फिर बाकी क्या रह गया। और उसमें ये मजम्मत जो है, इसके आगे क्या करना है, ये अस्करी क़यादत को भी सोचना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सोचना है, हुकूमत वक्त को भी सोचना है, और फिर सबसे बढ़ के अवाम को सोचना है कि इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है। तो ये तो होगी आपकी मजम्मत। क्या बात है आपके सवाल की तरफ। देखिए, उनको इसलिए यानी पीटीआई वालों को अचानक जो है वो उनकी फुलझड़ियाँ नज़र आईं और मिठाई वगैरह बांटी गई। बहुत सारे उनके वकला जो हैं वो इस तरह से कर रहे थे जिस तरह कि उन्होंने खान को रिहा करवा लिया है, वो इसलिए कि तोशाखाना 2 में जो आपका था केस, उसमें रिलीफ मिला। लेकिन उसके साथ ही फिर अचानक एक रौ शुरू होती है और बहुत सारे जो हैं यानी केसेस दोबारा से सामने आते हैं। ये तो हमें पता है कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है, आपने उसकी वजूहात बता दी, डिमांड्स बता दी। मेरे पास 2-3 सवालात हैं जिनका कि मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन जवाब भी दूँ और फिर आप उसको बात को लेके आगे बढ़ें। पहला सवाल ये है, क्या ये एहतजाज हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक किसी इजाज़त की बात नहीं हुई। इजाज़त मिलनी है, लेनी है, नहीं, कोई पता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि ये गैर कानूनी है। इसका मतलब है कि अगर ये एहतजाज हुआ तो ये कानूनी नहीं है। फिर ये है कि कंटेनर्स हर तरफ लगे हुए हैं और उससे पता लग रहा है कि हो रही है। फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात आती है कि जी अंदर खाते में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो पता नहीं ये प्रेशर बिल्ट हो रहा है। फिर दूसरा सवाल ये है कि ये प्रेशर जो है ये किसके लिए है, हुकूमत वक्त के लिए है कि पीटीआई के लिए, ये दोनों के लिए है। हुकूमत वक्त पे इसलिए कि उनको वो बौखलाहट जो है, जो हमें हर दफ़ा नज़र आती है कि कहीं कुछ वाकई ऐसा नतीजा ना निकल आए कि खान बाहर आ जाए, कोई डील हो जाए वगैरह वगैरह, तो उनकी बौखलाहट समझ आती है। पीटीआई ज़्यादा अंडर प्रेशर इसलिए है कि शेर आया शेर आया शेर आया की बात जो है वो करते रहे तो फिर एक दिन शेर आ जाता है। अगर ये कामयाब नहीं होता, जो कहते हैं जी आखिरी मार्क का है और इसमें हम ये करेंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, तो अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर पीटीआई क्या करेगी, ये प्रेशर पीटीआई के ऊपर है। तीसरा सवाल ये है कि अगर ये कामयाब हो गया एहतजाज, डिमांड्स मानी गई, तो सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, वो एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। और उसमें मुझे बहुत सारे इनकलाबात जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके ईरानी रेवोल्यूशन और वगैरह वगैरह, और तियानमन स्क्वायर आता है, उसमें तहरीर स्क्वायर आता है, उस तरह की बात जो है क्या होने वाली है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। तो इन 3 सवालों को करने के बाद देखना यह है कि अगर ये एहतजाज हो जाता है तो होगा क्या। नंबर 1, बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूं कि गिरफ्तारियां होंगी, और मेरी ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने सारे दोस्तों के साथ आगे मौजूद हों, हरावल दस्ता उनका हो, क्योंकि ये जो वर्कर्स और ये जो सरकारी मुलाजमीन और ये सारे हैं ना, गिरफ्तारियां इनकी होनी है। एक मैसिव तौर पे पता लगे कि जी आपने वाकई सारे के सारे सामने आए हैं, तो मुझे तो गिरफ्तारियां सबसे पहले नजर आ रही हैं। इनकलाब की मैं बात कर चुका हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा। पिंडी इस्लामाबाद के अवाम और मिनहैसुल कौम, पूरी कौम जो है वो इसमें से फंसेगी, सड़कें जो हैं वो रोएंगी, वो मुझे नजर आ रहा है। ये ईरानी केस होगा अगर 23 तारीख तक यानी कल शाम तक ये ऑफ नहीं होता। मुज़ाकरात, आखिरी बात इस वक्त की, वो जो अंदर खाते में सुनने शुनीद है कि अंदर खाते में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक उन मुज़ाकरात की बेल मुंढे नहीं चढ़ी, और मुझे नहीं लगता कि अगले एक दिन में वो बेल मुंढे चढ़ जाएगी। तो ये है सूरत हाल। राव साहब, आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात हुए हैं शुरू कहीं ना कहीं किसी सतह पर, कहीं ना कहीं किसी ने कोई बात की है, और ये भी बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि ये हुए शुरू, तो ये पहल किसकी जान से की गई? देखिए, मुज़ाकरात ये तो एक मुसलसल अमल है और किसी न किसी सतह पे ये हो रहा होता है। ये आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। किस लेवल पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसमें ज़ेरे बहस क्या चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली वो सारी शायद सामने नहीं है, लेकिन पीटीआई के मामलात और उनके मुतालबात हमारे सामने हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप अगर कुछ दिन पहले नईम खालिद लोधी साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है, सीजीएस भी रहे कियानी साहब के साथ,
वेरी सीनियर जर्नल, डिफेंस पे और सियासत पे बड़ा अबूर उनका है और बड़ी नपी तुली बात करते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने मेरे कहने पे, मेरे इसरार पे हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात, इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात शुरू किए। तो वो भी एक इंडिकेशन है। ज़ाहिर है वो बाखबर आदमी है और फ़ौज के अंदर के मामलात को भी समझते हैं और किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। हमने नवाज़ शरीफ साहब जब मुशर्रफ जब थे तो वो बाहर गए तो उस वक़्त भी हमने देखा वो मुज़ाकरात हो रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में 2007 में, उस वक़्त भी मुज़ाकरात के नतीजे। लेकिन राव साहब उनके स्टांस में कहीं ना कहीं तब्दीली तो आई थी ना जब मुज़ाकरात हुए, यहाँ पर तो स्टांस नहीं तब्दील हो रहा। मेरा ख्याल है कुछ स्टांस ऐसा कोई है ही नहीं जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई शिकायत है सच बतौर इदारा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी इंडिविजुअल से अगर हो, एक आध जो है जिनका वो नाम बिगाड़ के लिया करते थे, इस किस्म की शिकायत उनकी थी, लेकिन इदारे के तौर पे तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं इनको उल्टा दूंगा या इनको चेंज कर। जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि जी मैं सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उड़ा के रख दूंगा और इनको सबको करप्ट को इधर कर दूंगा और फलां को उधर कर दूंगा और ये लूट मार कर रहे हैं, इस किस्म का दावा तो उन्होंने कभी नहीं किया, ना इस किस्म की बात की उन्होंने कभी। उनके जो मुतालबात है बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ वो बिल्कुल बागे दोल कहते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हो रहे होते हैं ना, इसके नताइज ज़मानतों की सूरत में नहीं निकलते कि ज़मानत होगी तो उसका कोई नतीजा निकल आया सारा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें होती हैं, उसमें यकीनन कुछ लोग कुछ तो की बुनियाद पे होती है। अगर इमरान खान साहब को पाँव पकड़ के उन्होंने बाहर आना है तो वो तो मरियम साहब बहुत पहले बता चुकी हैं कि ये भी एक तरीका होता है बाहर आने का और मामला ठीक करने का, या पावर टॉक्स टू पावर, वो तरीका भी एक है जो इमरान खान साहब ने अब अडॉप्ट किया हुआ है कि टक्कर ले रहे हैं कि हुकूमत के साथ बार बार वो धरने और उसकी बात कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात बहरहाल हो रहे हैं, नतीजा क्या निकलता है ये देखना होगा और ये 24 तारीख का इंतजार इसलिए राव साहब कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए रिजॉर्व में पाकिस्तान के लिए क्या नतीजा निकलता है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इमरान खान के लिए क्या निकलता है, किसी और इदारे के लिए क्या निकलता है, हुकूमत के लिए क्या निकलता है, मेरे लिए कंसर्न है पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए उसका नतीजा क्या बेहतर निकलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि फौरी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। हमने पब्लिकली एक चीज़ सुनी हुई है कि 9 मई की जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे मामलात आगे नहीं चलेंगे। साकिब रशीद साहब, आप ये जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक बेल हुई, क्या कुछ हुआ ज़रा मंजर कशी कीजिएगा, वहाँ पर मौजूद थे और उसी एक बेल की वजह से ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई। जी, वो 20 नवंबर को तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत हुई थी, जिसके बाद ये एक तासुर बना था कि शायद जो है वो इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। अगरचे वो जो ज़मानत थी मेरा ख्याल में वो 1 माह पहले भी अगर फ़ाइल होती तो वो मेरिट पर हो सकती थी, उसके केस इतना मजबूत नहीं है कि उनकी ज़मानत ही ना होती। तो उस ज़मानत का इस सिनेरियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल PTI ने जोड़ दिया और उन्होंने उम्मीदें लगा ली। लेकिन एक चीज़ जो एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बिहाइंड द सीन चीज़ें चल तो रही हैं, जिसका जब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बात की थी तो वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि जब जा रहे थे अली अमीन गंडापुर 2 घंटे वहाँ मुलाकातें होती रहीं, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि बात चल रही है। लेकिन वो कह रहे थे कि हम वो मुलाकातों के दिन भी नहीं थे और आज भी आज एक मुलाकात करने गए थे, उसमें भी मुलाकात नहीं करने दी गई। आज मुलाकात जो है वो नहीं करने दी गई। लेकिन जब बैरिस्टर गोहर जो है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें करनी है हमने इमरान खान साहब से, तो इसलिए उम्मीद है कि हमारी मुलाकात हो जाएगी। हो सकता है कल दोबारा जो है वो अटैम्प्ट लें। एक चीज़, क्योंकि 20 नवंबर को वो हुआ था तो उसके बाद उनके 8 केसेस रह गए थे जो लाहौर 9 मई के केसेस हैं। 4 में जो पिछले हफ्ते ज़मानत हुई थी तो वो 30 नवंबर के लिए वो केसेस लगे हुए थे। अब उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि कल जो PTI की लीगल टीम है उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरखास्त। अर्ली हियरिंग ये है कि हमारा केस जल्दी सुना जाए। अब इसमें हमें ट्विस्ट नज़र आएगा, कल सुबह 9-10 बजे पता चल जाएगा कि कल के लिए ATC अदालत लाहौर ने जो प्रोसिक्यूशन है 9 मई की उनको नोटिस किया हुआ है। अब जो प्रोसिक्यूशन जो भी इन हाई प्रोफाइल केसेस में पेश हो रही है वो प्योरली लीगल नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें चल रही होती हैं।
अगर तो बिहाइंड द सीन कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं पीटीआई और बाकी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर हमें अदालत में प्रोसिक्यूशन का रवैया पता चलेगा। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, इमरान खान साहब की जो 30 नवंबर को जमानतें लगी हुई हैं आप 26 को सुन लें, क्योंकि मंडे वर्किंग डे होगा नेक्स्ट कल के बाद, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि आप ये समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, या गवर्नमेंट कोई ऐसा जस्चर देना चाह रही है कि ठीक है हम जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उनकी अगर 8 उन केसेस में जमानत हो जाती है, और रावलपिंडी का जो केस है ये तो एक रूटीन का केस है, 26 नवंबर तक उनका रिमांड है, तो फिर उनकी रिहाई एक मुमकिन सूरत हाल मौजूद है। अगर क्योंकि रिहाई जो है वो सिर्फ लीगल ग्राउंड पे नहीं होनी, उसका जो पॉलिटिकल मैटर्स है, सिनेरियो है, उसका साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो दोनों मिलेंगे तो उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन अगर ये फैसला हुआ कि रिहाई नहीं होनी तो फिर नहीं होनी, क्योंकि 30 नवंबर को 8 हैं और बहुत सारे केसेस उनके पेंडिंग हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। इस्लामाबाद में कोई 20 केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं डाली गई, तो फिर गिरफ्तारी डाल के फिर जो है वो उनको गिरफ्तार करके तो फर्दर उनका केस जो है वो आगे चलाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है कि जो बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये बात जब उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात में क्या बात हो रही है या किस तरफ जा रहे हैं, तो एक बात की तो जो अलीमा खान जो है अलीमा खान उन्होंने बात की थी कि हमें कहा गया कि 10 दिन आप आगे कर लें ये 24 नवंबर से, और इसकी तस्दीक फिर जो बाकी वकील थे उन्होंने भी किया कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमें ये कहा जा रहा है कि ये आगे कर लें, लेकिन हमने उनके साथ ये मुतालबा रखा कि आप मेरे समेत बाकी जो कैदी हैं उनको रिहा करें। खासतौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी बात हो रही है कि उनको जो है रिहा करें, वो कैंसर पेशेंट है और 73 ईयर एज है उनकी और 1.5 साल से वो जो है जेल में, तो उनको जो है वो रिहा किया जाए। मेरा ख्याल है कि जो बहुत कम वक्त में इतने बड़े पैमाने पर ये रिहाइयाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन चाहे, हुकूमत चाहे, तो रास्ता बहरहाल मौजूद है। प्रोसिक्यूशन कल जाके अदालतों में जाकर यह बयान दे कि ठीक है उनकी जानिब से अगर जमानत आती है तो हम जो है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, तो फिर रिहाइयाँ भी जो है वो मुमकिन है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो इतना बड़ा डेडलॉक है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक जो मोहसिन नकवी साहब हैं या वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि कोई इजाज़त ना उन्होंने मांगी, ना हमने दी, ना हम उनको जो है वो यहाँ पे एहतजाज करने देंगे और उनको सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई अभी तक ये कह रही है कि हम 24 नवंबर को आ रहे हैं। अब दोनों मैं अलग अलग जरा बात करूंगा कि 24 नवंबर की क्या सूरत हाल हम लाहौर से एक बड़ी खबर इस्लामाबाद में देखेंगे। लेकिन मैं नजमुल साकिब साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये फैसल वाडा साहब ने कहा कि पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कुछ नहीं मिलेगा, तो आप समझते हैं कि ऐसा ही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं? और हमने ये भी सुना कुछ टॉक शोज के अंदर कुछ लोगों की जानिब से कि अब पीएमएलएन के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होना शुरू हो गया है कि बहुत हो गया, अब पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए और इमरान खान से बात कर लेनी चाहिए। एक होती है हकीकत जो कि होती है मैदान में, एक होता है उसके बारे में बात करना, और एक अंदर की बात आपको बताता हूं। एक चीज़ ये होती है कि कुछ इस तरीके की बात की जाए कि जो असल में हो रहा है उसके ऊपर गिलाफ चढ़ जाए। फैसल वाडा साहब की जो आपने बात की है, उनसे हमने अक्सर जब भी सुना तो वो अक्सर हो जाता है। इस मर्तबा जो उनके 2-3 मैंने टॉक शोज में उनको बोलते देखा है, तो उसमें मुझे वो थोड़े से लगे हैं कि पता नहीं ये है, पता नहीं वो है, तो इसलिए उसकी। लेकिन एक बयान जो आपने फैसल वाडा का जिक्र किया, ये मोहसिन नकवी साहब का एक बयान है, फटाफट आपसे शेयर करते हैं। बातचीत करनी चाहिए, लेकिन धमकियां देंगे तो बात नहीं होगी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये हमारे वजीर दाखिला कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़ी अहम पोस्ट पे हैं और उनकी बात को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। तो फैसल वाडा साहब की बात के मुकाबले में मैं आपको ये कहूँगा कि इसको ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो फिर ये एहतजाज तो हो रहा है, और अगर ये एहतजाज हो रहा है तो हुकूमत की तैयारियां भी नज़र आ रही हैं। तो किस चीज़ पे ये बात मुंतज होती है? तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है कि एज वी स्पीक इस वक्त तक एहतजाज भी हो रहा है और उसकी तैयारियां, उससे लड़ने का, उसको रोकने का इंतजाम भी हो रहा है, लेकिन कल का दिन भी इसमें है जो कि गुजरेगा तो पता चलेगा। कल का भी दिन भी है और फिर
जिस दिन 24 नवंबर है उस दिन सुबह 7 बजे का वक्त भी है, पहले भी हो चुका है, तो तब तक शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी वेट करेंगे कि क्या अहकामात आते हैं। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक पे आते हैं तो फिर बात करेंगे, क्योंकि काउंटडाउन में 2 दिन रह गए हैं एहतजाज के हवाले से। तो क्या ये एहतजाज की जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हो सकती है और क्या वो इस हिकमत अमली से हासिल क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है उससे हासिल क्या होगा, और जो बुशरा बीबी का कल एक वीडियो बयान आया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो एक बरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। और आज फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला और वज़ीर आला के साथ साथ दीगर वज़रा ने भी जो है वो आज इसकी मज़म्मत की है, जो उनकी जानिब से कल अपने उस वीडियो बयान के अंदर बात की गई है। राव खालिद साहब, एक तो चीज़ ये कि हिकमत अमली आपको क्या दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? हम तो ये तो देख रहे हैं कि वो मुलाकातें करने भी आए इमरान खान से, फिर हमने देखा उनकी सीनियर लीडरशिप के हवाले से ये भी चीज़ मौजूद थी कि वो 24 तारीख पर रजामंद नहीं थे, वो चाहते थे एहतजाज को आगे ले जाएं ताकि अच्छे से तैयारी कर लें। तो आपको लगता है कि जो ऑन बोर्ड नहीं है लीडरशिप, वो ये मुमकिन बना पाएगी और कामयाब बना पाएगी? कामयाब तो हो गया, कामयाबी तो हुकूमत के हाथ में है। वो माशाल्लाह से जब भी ये ऐलान करते हैं तो उसके होने से पहले ही कामयाब कर देते हैं उसको। जिस किस्म के वो बयानात देते हैं, जिस किस्म का वो इहतमाम करते हैं। आपको पता है कि वो मैं अज़राए तफन्नुन कह रहा था कि मोटरवे और पीटीआई, तमाम मोटरवेज़ और पीटीआई की मरम्मत एक ही दिन करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अब देख रहे उससे क्या फ़ायदा होगा उसका। तमाम मोटरवेज आपने बंद कर दीजिए, मरम्मत शुरू होगी उनकी। तो इस सूरत हाल में राव साहब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? मैं बताता हूँ आपको। मैं पहले हुकूमत का बता दूँ कि हुकूमत ने मियाँ साहब जब थे ना दूसरे, अभी 2013-14 में, तो मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की उन्होंने मरम्मत शुरू की थी और सारी उखाड़ के नई बनाई गई थी। उसका मजीद बेड़ा गर्क हो गया। इस तरह इन्होंने जब से पीटीआई की मरम्मत शुरू की है तो वो मजीद सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया अपनी का। तो ये जिसकी मरम्मत में लगते हैं तो इनका उल्टा ही काम हो जाता है। पीटीआई के पास देखें जी, हिकमत अमली वो पहले की तरह ही आएंगे, उनका कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता। बेशक आखिरी कॉल है, बेशक फाइनल कॉल कह रहे हैं, डू और डाई की कॉल कह लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोजीशन में है, उन्होंने शोर शराबा किए रखना है। 4 बंदे इधर लाठियाँ बरसाएंगे, 4 उधर चलाएंगे, ठीक है। और उनका जो कम्युनिकेशन है वो सारी, और जो अपना वो कैंपेन बनाते हैं वो सोशल मीडिया पे बनाते हैं, चलनी है नहीं वो उस तरह से। उनकी कोई भी तहरीक जितनी मर्जी बड़ी हो वो किसी को नज़र नहीं आनी वैसे तो, लेकिन सोशल मीडिया पे वो पूरी तरह उनकी प्रेजेंस है, वो हर जगह पे दिखाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में इस एहतजाज को दुनिया भर में किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं, पूरी कैंपेन उसकी बनाई गई है और वो उस पर कर रहे हैं। वो यकीनन उसकी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज भी होगी और उसकी रिपोर्टिंग भी होगी, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में यहाँ की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे तो हुकूमत पे तो कोई असर होने वाला नहीं है उस तरह से। जब तक हुकूमत बिल्कुल वो इनके सर पे आके ना बैठ जाए, कोई 1 लाख 1.5 लाख बंदा इधर आके डी चौक पे धरना दे दे, उस वक्त तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत जो बार बार एक बहाना बनाती है कि जी इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, इनकी वजह से मुल्क की इकानमी बैठी जा रही है, इनकी वजह से ये हो रहा है, इनकी वजह से वो हो रहा है, ये ताउन नहीं करते, ये मुज़ाकरे। अब तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है भाई। वो कह रहे करें जी मुज़ाकरात, आप क्यों नहीं कर रहे? अब आप क्यों कहते हैं कि जी हमने नहीं करने? दूसरी बात यह है कि एक आज ही न्यूज़ की खबर है कि मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने गंडापुर साहब के कौमी मामलात पे ताउन के हवाले से वो एपेक्स कमेटी में उनकी तारीफ़ की है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई को कौमी मामलात के हवाले से कोई इनसेंसिटिव नहीं है और वो कोऑपरेट कर रही है पूरी तरह से। तो फिर गवर्नमेंट क्यों पैनिक में है? गवर्नमेंट क्यों इतनी पैनिक में आ जाती है कि 72 पॉइंट्स पे उन्होंने बंद कर देना है, मोटरवेज बंद कर दिया, सारा कुछ उसका कर दिया है। और तरक्की जहाँ तक रुक रही है, आप सिकंदर मिर्ज़ा से लेके अयूब खान, यहिया खान, भुट्टो, ज़िया, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, मुशर्रफ, इमरान खान, और अब भुट्टो और शरीफ फैमिली इकट्ठे हैं। तो 70, 72, 76 सालों में
क्या बड़ा आप चेंज देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से? आप जब भी चीज़ों को देखते हैं, अयूब खान साहब का ज़माना कुछ आपको बेहतर नज़र आता है, फिर थोड़ा सा भुट्टो साहब का आता है आपको, उसके बाद से तो हम डिक्लाइन का शिकार है, पॉलिटिकली भी तो अदरवाइज भी। तो उससे इमरान खान तो सियासत में भी नहीं थे जब से ये हालात ख़राब है पाकिस्तान के, और जब से ये मामला चल रहे हैं, मशरक़ी पाकिस्तान भी अलहदा हो गया। तो अब अगर इमरान खान साहब की वजह से ख़राब है, उनको निकाल के देख लें आप सियासत से, फिर ठीक करके देख लें। मसला ये है कि आप अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें, अपनी अप्रोच ठीक करें। जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान और अवाम के लिए अगर आप सोचेंगे, उनकी बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी कम होगी, लेकिन क्योंकि आप अपना सोच रहे हैं, अपनी हुकूमत किस तरह बचानी है, अपने कारोबार किस तरह बचाने हैं, अपनी नौकरियाँ किस तरह बचानी है, आप हुकूमत यही सोची जा रही है, तो फिर तो मामला ठीक नहीं होंगे। वो एहतजाज करें ना करें, पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं होगी। नजम साकिब साहब, इस मौके पर आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो ये ख़ास तौर पर एक बरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से जिक्र किया है, आपको लगता है कि ये ज़रूरत थी उनकी जानिब से, या गैर ज़रूरी बयान उन्होंने जारी कर दिया? देखिए, बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है उस पे हुकूमत का वज़ीर दिफा को हमने देखा, उन्होंने रिएक्शन दिया, वज़ीर आज़म ने बड़ी भरपूर तरीके से उस पर रिएक्शन दिया, फिर हमने इरफान सिद्दीकी साहब को, जो हमारे बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया। तो उसका तो रिएक्शन उसकी तरफ से आ गया, हुकूमत की तरफ से। उस पर हमें बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो जो बयान उन्होंने दिया वो उसका क्या था, उसकी क्या जुज़ियात थी, उसका क्या जवाब आया, वो तो ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। जो हमारे सामने नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए उसको देख लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, आप अगर आपने पूछा ना हिकमत अमली, तो एक हिकमत अमली मैं आपको हुकूमत की भी तजवीज़ करना चाहता हूँ जी। वो इस तरह से कि आप ये कंटेनर खड़े कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, 72 पॉइंट्स पे आपने जो है वो कह दिया जी बिल्कुल बंद, सारी की सारी मोटरवेज बंद, और उसमें पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, कोई ऐसी मोटरवे नहीं जो बंद नहीं की। अब उसमें जब वो आएंगे तो रुकावट आएगी तो झगड़ा होगा तो फिर वो चीज़ें जो कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी कि पता नहीं लाशें गिरेंगी और खून बहेगा, तो आप ये क्यों नहीं करते कि उनको आने दें? आप उनको आने तो दें, वो क्या करेंगे आके? वो आते हैं, वो आके क्या करेंगे? नारे लगाएंगे, सड़कों पे दंदनाते फिरेंगे, करेंगे क्या वो? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। साहब वो कहते हैं कि हम जेल से इमरान खान को छुड़ा के ले जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हम छुड़ा के ले जाएंगे उनको। इसकी पॉसिबिलिटी ज़ौक इसलिए नहीं है कि ये कोई खालाजान का घर नहीं है, ये कोई जंगल नहीं है कि इसमें आप जाएंगे कि 4 जत्थे जा रहे हैं और जेलें तोड़ी जा रही हैं और वो हो रहा है, तो फिर रिट ऑफ द स्टेट किधर गई? आप उस वक्त का इंतजार करें जब ये चीज हाथ से निकलती है। जब आप किसी को रोकते, देखें ना, किसी को ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल देते हैं तो वो बाहर निकलता है तो कहते हैं जी 80वीं जेल कटी दिया ने, वो खामखाई बदमाश बन जाता है। आप इनको आने तो दें, इतना हौसला करें कि आपकी प्रेपरेशन इस तरह की हो कि अगर चीज हाथ से निकलेगी तो उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। आपने तो अभी वो आए ही नहीं है, अभी तो वो पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते, आएंगे तो करेंगे क्या? तो मेरा बुनियादी तौर पे ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसके बारे में जरा दोबारा सोचे, क्योंकि पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, टाई फिश। उधर से वो आए और यानी गंडापुर साहब बारों बार पीर विदाई जो है वो अपनी असेंबली में पाए गए। आने तो दें उनको, देखें तो सही, ताकि उनके पास ये गिला ना हो कि जी हमें आने नहीं दिया गया। मैं आपको यकीन से बताता हूं कि अगर इस तरह की कोई प्रोटेस्ट है, उसको पूरा मौका दे के देख तो ले, ये सांप इस पटारी से निकाले तो सही। अच्छा ये बताइएगा साहब, अच्छा एक तो बेलारूस के सदर वहां पे आए होंगे एक वक्त के हमरा, एक क्या इंपैक्ट हमारा वहां पे पड़ेगा? एक राव साहब ने कहा कि जैसे बताया कि पूरी दुनिया के अंदर यह एहतजाज कर रहे हैं जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि वो बैरूनी अटेंशन भी ले सकें, जहां से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं उन्होंने? देखें, मुझे इससे याद आ गया SCO की जब हो रही थी ना कॉन्फ्रेंस, तो 1-2 वज़रा के बयानात मुझे याद आ गए कि ये हो लेने दें, इसके बाद जब मर्जी करें। ठीक है, ये बयान आपको याद है? जी जी। वो उन्होंने हो लेने दी, अब उनको करने देना। अच्छा, जहां तक ये बात है कि बेलारूस के वो कोई आ रहे हैं, यानी कोई डिग्निटरी आ रहा है, तो पाकिस्तान में तो हर वक्त कुछ ना कुछ तो होता रहेगा।
उसमें कोई ना कोई मेहमान आएगा, कोई ना कोई इवेंट होगा। अभी 14 अगस्त आ जाएगी, अभी 23 मार्च होगा, अभी कश्मीर की यकजहती का दिन है, अभी उसका यौम स्याह है, उसमें कई किस्म की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। फॉरेन ऑफिस में तो हर वक्त कोई ना कोई आया होता है, कोई ना कोई जो है वो फॉरेन डिग्नेटरी, तो फिर उनके लिए जगह क्या बनती है? लिहाजा ये कहना कि बेलारूस की वजह से, देखिए इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं करते। आपने एससीओ के वक्त का ना करें क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम है। अब यह कि फिर उनको दिन दें, वो आप दे नहीं रहे। मसला इसमें एक चीज का नहीं है कि वो आ रहे हैं और वो, मैं बात अपनी मुख्तसर करता हूं, फटाफट 2-3 बातें आपसे शेयर करता हूं। देखिए, मुझे मेरा तज्जिया यह कहता है कि यह हुकूमत अगले साल भी चलेगी। मैं वो क्यों कह रहा हूं? मैंने कल अपने आर्मी चीफ को, अपने सिपा सलार को देखा, उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत सारे लोगों ने सही तरह से नोटिस ही नहीं किया। वो क्या बयान है? वो कहते हैं जी कि मईशत के तमाम इशारिये मुस्बित हैं। जी, ज़ौक़ ये लफ्ज़ मुस्बित होता है, मुस्बत नहीं होता। ठीक है। मईशत के तमाम इशारिये मुस्बित हैं, अगले बरस बेहतर होंगे। अब सवाल यह है कि अगर ये कोई हुकूमत ने चेंज होना है तो अगले बरस को नई हुकूमत आएगी। तो मुझे इसमें से बयान में से क्या निकला कि इस एहतजाज का कोई भी नतीजा निकले, फिलहाल खान बाहर नहीं आ रहा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, असीरान वैसे ही रहेंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक और कॉल देनी पड़ेगी पीटीआई को, अगर वो चाहते हैं कि एहतजाज का दे, प्रेशर इसी तरह बिल्ड होता रहेगा। हुकूमत अगले साल चल रही है क्योंकि इशारिये उन्होंने बेहतर कर दिए, नंबर 1, जिसके लिए कि बुनियादी तौर पे वो आए थे। नंबर 2 कि और बेहतर होने की नवीद जो है वो हमें हमारे सिपा सलार ने दे दी है। राइट। साकिब बशीर साहब, एक तो चीज़ ये बताइएगा, हमने हमेशा देखा कि कोई भी एहतजाज पाकिस्तान के अंदर तभी कामयाब होता हुआ नज़र आता है जब हम उसको देखते हैं कि वो पंजाब से आता है। ये पिछली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए लेकिन वहाँ पर लीड करने के लिए कोई नहीं था। इस दफ़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क़यादत भी मौजूद है जो लीड कर रही है, अलीमा खान है, बुशरा बीबी हैं। तो क्या लाहौर से भी कोई काफ़िला वहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाएगा? और दूसरा ये बताइएगा, कोई खबर भी आपके पास ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से, वो भी हमारे साथ शेयर करें। एक तो जो इस दफ़ा तैयारी है वो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते से तैयारी जारी है। वहाँ पे उन्होंने अलग अलग कमेटीज़ बनाई हैं। पंजाब के हवाले से भी उनकी तैयारी यही है। और पिछला जो एहतजाज था उस वक़्त क्योंकि 26वीं तरमीम के हवाले से वोटिंग का मामला था, MNAs या सेनेटर्स को उठाए जाने का खदशा था, तो इस वजह से पिछली दफ़ा MNAs MPAs लीडरशिप हमें नज़र नहीं आई। तो इस दफ़ा एहतजाज में वैसे वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने कहा है कि MNAs MPAs सेनेटर्स लीडरशिप वो तो होगी, साथ ही वो टिकट होल्डर्स भी होंगे, और अगर कोई नहीं होगा तो फिर वो PTI का हिस्सा नहीं है। तो इस लिहाज से उनकी तैयारी तो है। दूसरी बात आपने पूछी कि पंजाब, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब से बहुत बड़े पैमाने पर, उसकी वजह यह है, एक तो जो मोटरवेज़ बंद कर दी गई हैं, और ये सारी मोटरवेज़ बंद करते हुए एक नोटिस दिया है, पब्लिक नोटिस, जो मोटरवे पुलिस की जानिब से, वो ये है कि मेंटेनेंस जो है वो चल रही है। मेरा ये ख्याल है कि वो मतलब कोई और बहाना लगा देते, कोई बात कर लेते। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क भर की तमाम मोटरवेज पर एक ही दिन एक ही टाइम पे मेंटेनेंस जो है वो शुरू हो गई है, इस तरह नहीं हुआ करता। बहरहाल उन्होंने जो मोटरवे बंद करने का टाइम, तो अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसके ठीक 20 मिनट के बाद, मतलब रात के 8 बजे तमाम मोटरवेज बंद हो जाएंगी, और खुलने का कोई वक्त नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि मोटरवेज से जो आने हैं काफिले, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से, अब वो मोटरवे से नहीं आ सकेंगे, मोटरवे बंद होगी, और दूसरी जानिब उनको दूसरे रूट जो है लेने पड़ेंगे। इसी तरह जो GT रोड है वो भी जेलम से और सराय आलमगीर से ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पुल से ये बंद करने की कोशिश हो रही है, या लाहौर के करीब से भी बंदिश, या लाहौर के इनसाइड भी मुख्तलिफ किस्म की बंदिश जो है लगाने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ से लोग निकल ही ना सकें। लोग एक बहुत बड़ी तादाद में होंगे तो वही काफिला जो है वो चल सकेगा। अगर तादाद चंद 100 भी हुई तो वो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब पुलिस या पंजाब हुकूमत उनको चलने देगी। उनको चलने के लिए कई हज़ार लोग इकट्ठे होंगे, गाड़ियां होंगी, तो वही जो है वो चल सकेंगे। तो इसलिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं है कि PTI के लोग आसानी से यहां पहुंच जाएंगे। एक और खबर यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में PTI की यूथ
उन्होंने पहले ऑर्गेनाइज किया ये कि कुछ लोग यहाँ पे पहुंचा दिए जाएं, और इतलात है कि कुछ लोग पहुंचे हुए भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने यह किया है कि आज तमाम हॉस्टल्स बंद कर दिए गए हैं, गेस्ट हाउस बंद कर दिए गए हैं, जो अड्डे हैं बस अड्डे वो सारे जो है बंद कराए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी को तो बंद करना जो है वो प्रायोरिटी है, उनके कंटेनर्स पूरे शहर में लग चुके हैं। और आखिरी जो कम्युनिकेशन का जो जरिया होता है वो है मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस। ये भी मेरी इतलाक के मुताबिक कल और परसों जो है वो बंद हो सकती है। तो हुकूमत पूरा जो है वो जोर लगा रही है, वफाकी दारुल हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने वो अदालत से उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक ऑर्डर दिया है। उन्होंने ऑर्डर ये है कि सेक्रेटरी दाखिला को कहा है एक कमेटी बनाएं, उसमें वजीर दाखिला रखें या आप जो कोई मुनासिब बंदा उसमें रख लें, और बाकी चीफ कमिश्नर और बाकी लोग उसमें डाल के पीटीआई को एंगेज करें, उनको बताएं कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं और इसमें सेंसिटिविटी है, तो आप इसको समझें। अगर पीटीआई समझ जाए तो ठीक, अगर ना समझे तो फिर उन्होंने कहा है कि अभी जो एक्ट बना है रिसेंटली, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वफाकी दारुल हुकूमत में आपने एहतजाज कैसे करना है। अगर आप इलीगल एहतजाज करेंगे तो उसके बड़ी सख्त सजाएं भी हैं और बहुत अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा आईजी केपीके की जानिब से भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई पुलिस एहलकार भी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगा? चीफ सेक्रेटरी को बताया। जी जी बिल्कुल, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी एक्टिव हैं, जो केपीके के हैं, और जो आईजी हैं वो भी एक्टिव हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया, और चीफ सेक्रेटरी भी एक्टिव हैं कि कोई जो सारी जो वहाँ से मशीनें और सारी चीज़ें जो है वो लेकर आए थे, और उसमें एहलकार भी थे। पिछली दफ़ा कुछ एहलकार गिरफ्तार भी हुए थे, बाद में उनकी जो है वो ज़मानतें यहाँ पे हुई। तो उस सतह पे भी गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट उस सतह पे भी जाके कर रही है। तो वो मैं आपको बता रहा था कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा उस पर जा रहा हूँ कि पुलिस के पास अब बहुत बड़ा एक रीज़न भी मौजूद है कि अदालत ने हमें कहा है कि अगर वो उस एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो आप उसको रैली, एहतजाज या किसी धरने की इजाजत नहीं देंगे, उसकी वायलेशन अगर होगी। तो ये बहुत बड़ा उनके पास एक रास्ता है, पुलिस के पास, इस्लामाबाद इंतजामिया के पास, तो वो उनको बड़ी सख्ती से ऐसे लगता है रोकेंगे। लेकिन आखिरी बात मैं करूंगा कि अगर एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में वो पहुंचने में कामयाब हो गए तो गवर्नमेंट तो पहले ही पैनिक में है, लेकिन मजीद उसको मुश्किलात का सामना होगा। राव साहब, आपको क्या लगता है, मुख्तसरन बताइएगा, ये 24 तारीख को अगर ये एहतजाज की कॉल ऐसी ही रहती है तो लीड कौन कर रहा होगा, अलीमा खान, बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर? मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर या बाकी जो क़यादत है उसके अलावा कोई लीड करेगा। ख़वातीन में से वो आएंगी ज़रूर, जैसे पिछली दफ़ा अलीमा खान साहब आई थी, उनकी बाकी दो बहनें भी साथ थी, दो थी और वो गिरफ्तार भी हो गई थी, आपको पता है, उनकी ज़मानत हुई। वो शिरकत के लिए तो जाहिर है वो आएंगी, अदरवाइज़ में लीड शीट करने का चक्कर मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी भी उसको लीड करेगी, इवन शायद हों भी उसमें, मेरा नहीं ख्याल वो होंगी भी उसमें। यकीनन गंडापुर साहब करेंगे और बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी दूसरी लीडरशिप है, क़यादत उनकी जितनी भी है वो अपनी अपनी जगह से जो MNA MP जिनको टास्क दी गई है, गौहर जैसे उमर अयूब साहब हैं, वो तो काफ़ी करीब है हमारे इधर, वो तो दूसरा रास्ता भी एक आता है उधर से, उनके रेहाना से। रेहाना जो है वो बिल्कुल इन पहाड़ियों के पीछे वाक़ है, जो अयूब खान साहब का। अब आपने राव साहब बता दिया, आप वो बंद कर देंगे? पहाड़ी चढ़े तो इधर उतर सकते हैं आके। बंद देखे, यही तो कामयाबी है उनकी, वो बंद करवा लेते हैं सारा कुछ, उसके बाद उनके पास एक्सक्यूज होती है, देखे जी जुल्म, तशद्दुद, रास्ते बंद, गलियां नहीं खुली। अब लाहौर के भी जैसे साकिब बता रहे हैं, लाहौर की अगर गलियां बंद कर देंगे और बाकी, उनके पास तो एक माकूल जवाब आ जाएगा कि देखे जी ये डर गई हुकूमत। और एक छोटा सा कमेंट करने दीजिएगा, राव साहब ने बड़ी अच्छी बात की। वो कमेंट ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुशरा बीबी को और अलीमा खान को, जो कि जेल में थी, ये दोनों उस वक्त जेल में थी, उनको रिहाई दी गई है, तो ज़रा सवाल अपने आप से कीजिएगा कि क्या उनको रिहाई इसलिए दी गई है कि वो इस एहतजाज को लीड करेंगे? इसका जवाब खुद देखिए, खुद सोचिए, और फिर आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। राइट। और वैसे भी मेंटेनेंस का, मोटरवे का जिक्र किया गया, वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो किसके पास है ये मालूम है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ ज़रा मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इसमें जो उनके वज़ीर दिफा थे इससे कबल उनके भी वारंट जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के सरबरा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नजम साकिब साहब, ये जो नेतन्याहू के वारंट जारी किए गए, ये खुशाइन चीज़ लगती है हमें तो बतौर मुसलमान के। रिकग्नाइज तो कर रही हैं आलमी सतह पर इस चीज़ को कि ये जुल्म उनकी जानिब से ढाया जा रहा है। खुशी तो जाहिर है हर उस शख्स को होगी जो कि इंसाफ पे यकीन रखता है। उसमें मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बर्बरियत हो रही है, ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं गज़ा में और अब लबनान तक ये बात पहुँच गई है, उस पे तो कोई भी आदमी जिसको थोड़ा सा भी ज़िंदगी का एहसास है वो ये देखेगा कि ये 44,000 लोग, नोट कीजिए कि ये 44,000 लोग जो हैं ये फौत हो गए हैं, मर गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं और हमास अभी तक कायम है। इजराइल लड़ रहा है हमास के खिलाफ, लेकिन मर कौन रहा है? आम शहरी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। तो इसलिए इसकी ये तो खुशी की बात हर उस शख्स के लिए होगी। और आपको एक यकीन दहानी कराऊं कि ये खुशी की बात जो है ये अमेरिका में भी यानी मनाई जा रही है, दुनिया भर के ममालिक में है सवाए इजराइल के। और इजराइल के अंदर भी ये जो है ये यानी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि खिलाफ हैं इस सारी बर्बरियत और इसके, वो भी खुश हैं। अच्छा, क्विकली मैं ज़रा बता दूं कि जब ये 6 महीने पहले ये बात आई इनके वारंट की, बाकी 2 लोगों की बात नहीं मैं करता क्योंकि उसमें हमास का है और एक इनका जो पुराना वज़ीर दिफा है, यानी उनके भी वारंट निकले हैं। असली वारंट नेतन्याहू 6 महीने से वो खातून है जज जो कि आईसीसी की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रेसिडेंट थी, उसके ऊपर प्रेशर था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पिछले दिनों उसने थक हार के कहा जी मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। साथ ही आता है एक फ्रेंच जो है ना वो जज और आके वो प्रेसिडेंट बनता है और साथ ही कहता है जी सबसे पहले तो मैं इसको इशू करता हूँ ना, तो ये हो गया इशू। उसके साथ ही एक और चीज़ चलती है कि अमेरिका से आता है, बहुत सारी बातें आती हैं कि ये जो आपका मेन प्रोसिक्यूटर है इस पे ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है पहले अपना घर तो दुरुस्त करे। तो आपको अभी समझ आनी शुरू होगी कि अभी बात शुरू ही नहीं हुई और उसके साथ ही हिसाब किताब शुरू हो गए कि पहले ये ठीक करें, पहले वो करें, ये जो कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट ये ठीक नहीं कर रही वगैरह वगैरह। देखिए इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो यानी सेक्रेटरी जनरल हैं उनको तो शटअप कॉल दे दी हुई है। ये इसको भी शटअप कॉल ही मिलेगी, इस पे कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन सिफारती तौर पे, सियासी तौर पे और जो इमेज की बात होती है उसमें ये बड़ी जिल्लत की बात है। इजराइल को हमेशा ये रहेगा कि जी उनका एक जो वजीर आजम था ना, सिटिंग वजीर आजम, उसके वारंट निकले थे जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसमें वो 2 चीजें हैं, एक तो वॉर क्राइम्स हैं और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये 2 बड़े सीरियस चार्जेस हैं जिस पे काम करके तो उनके वारंट्स निकाले गए हैं। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। राव साहब, ये जो बात नजर साकिब साहब कर रहे हैं कि उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा लेकिन हजीमत होगी और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो हमास का ख़ास तौर पर मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलेगी, आप भी ये समझते हैं? बिल्कुल मिलेगी। आप उसके रिएक्शन देखें ना, आप देखें कि जो जैसे ये आया वारंट इशू हुए उस पर जो नेतन्याहू ने पोजीशन ली वो फौरी तौर पे मजहबी कार्ड उसने खेला, एंटीसेमिटिक। उसने कहा जी ये है सारा जो दिया गया, और उसको ड्रेफस ट्रायल हुआ था 19वीं सदी में एक फ्रेंच यहूदी फौजी का, उससे उसने रेट किया जी जाली बगावत का केस बना था, सबूत थे नहीं, तो उसी किस्म का ये ट्रायल है, उसने फ़ौरन लिए। अब बच्चा उसके रिएक्शन में जो है यूएस और यूरोप में एक मुल्क है हंगरी जिसने इसको अपोज किया है, बाकी अर्जेंटाइन है वो यूरोप में नहीं आता, और चेकोस्लोवाकिया दूसरा हंगरी के बाद। ये 2 मुल्क है यूरोप में पूरे में, बाकी सारा यूरोप तकरीबन उसकी हमायत कर रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है और आईसीसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये एंटीसेमिटिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका यानी कंसर्न होता है यूरोप का। उन्होंने नहीं माना इस आर्गूमेंट को,
तो इसका मतलब है इम्पैक्ट तो है उसका, लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। जो कुछ क्राइम कमिट किए गए ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, उसमें जो उन्होंने कहा है जो फाका ज़दा किया गया लोगों को वहाँ पे सप्लाईज रोक के, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि इंसानियत के खिलाफ जितने पॉसिबल हो सकते थे उस पर वो हुए हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि तुर्की और उर्दन के अलावा मुझे अभी तक कोई मुसलमान मुल्क नज़र नहीं आया, पाकिस्तान भी शामिल कर रहे उसमें, जिसने इस पर कोई खुल के इजहार किया हो। तो मेरा ख्याल है उनको भी खुल के इजहार करना चाहिए। जहाँ तक अब्बास की बात है, उनके एक दाइफ हैं, उनके बारे में कहा गया, लेकिन सुना है वो उनके हलाकत का दावा किया था, जाबाक होने का इसराइल ने। अगर वो जिंदा है तो फिर उनके वारंट उनके भी हैं। राइट, बुनियादी तौर पे ये नेतन्याहू के हैं, बाकी तो रिटायर्ड वो है एक साबिक वो गुज़िश्ता 10-12 दिन पहले ओवरऑल पॉजिटिव है रिएक्शन दुनिया से। साकिब बशीर साहब, क्योंकि ये जो अदालत ने इसने कहा है कि इस बात के सबूत उनके पास मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये मुश्तरका तौर पर ये तमाम जराइम के अंदर मुलव्वस हैं, तो कहीं ना कहीं चले किसी ना किसी ने तो एक्सेप्ट किया कि जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, ये जो आलमी फौजदारी अदालत है ये एक आज़ाद इदारा है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन उन्होंने रिकगनाइज़ इनको किया हुआ है और इनकी जानिब से जो वारंट निकले हैं ये बरतानिया समेत 124 जो ममालिक हैं दुनिया भर में जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। तो नेतन्याहू उन 124 में से किसी मुल्क में भी जाते हैं, इनमें अमेरिका, रूस और जो चीन है और इसराइल ये शामिल नहीं है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। तो इसके अलावा इन 124 ममालिक में जहाँ पे भी वो जाते हैं तो तकनीकी और टेक्निकली और लीगली उनको गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश करना जो है वो ज़रूरी है। अब एक ये बात ये भी आ रही है कि जो जिन ममालिक ने दस्तखत किए हुए हैं वो भी, और इसराइली जो नेतन्याहू है वो भी कोशिश करेंगे कि उन ममालिक में ना जाएं। कोई ऐसी कोई सिचुएशन अगरचे कोई अमली तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन जो है वो आलमी सतह पे ऐसी बन गई है और वारंट निकलना मेरा ख्याल में इसराइल के लिए बड़ी अजीमत बहरहाल हुई है कि जिस तरह उसने वहां पे गजा में मजालिम जो है वो ढाए हैं। राइट, नजम साकिब साहब, क्विकली आज के सवाल। ज़रूरी सवाल आज का, GHQ हमला केस में जिन नामजद मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी लगाई गई है उनमें बानी PTI का नाम भी है। ज़रूरी सवाल यह है कि खान तो अडयाला से बनी गाला नहीं जा सकता, तो ये जो पाबंदी लगाई गई है इसका इतलाक कब शुरू होगा? राइट, गैर ज़रूरी सवाल आज का, वज़ीर आज़म ने फरमाया है कि टैक्स चोरों और मुआवनीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। टैक्स चोरों और मुआवनीन को। गैर ज़रूरी सवाल यह कि इस सिलसिले में काम का आगाज़ आपकी इसी हुकूमत के दौरान शुरू होगा या कोई अगली हुकूमत ये फरीज़ा अंजाम देगी? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया इन सवालात के और प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।